अस्सलाम वालेकुम आसिफ परवेज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ऑल गुड। वेलकम टू स्किल्स क्रिएटर पॉडकास्ट। जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया। आप कुछ अपने बारे में बताएंगे, अपनी चाइल्ड लाइफ के बारे में। हम आपकी जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है उसके हवाले से भी बात करेंगे, ग्लेक्सीफाई के भी हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल इकोसिस्टम के हवाले से भी बात करेंगे, और आपके फ़िलासफ़ी के हवाले से भी बात करेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप इन तमाम के तमाम एंगल्स को कैसे देखते हैं। लेकिन कुछ अपने बारे में बताएं, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, क्वालिफिकेशन और योर जर्नी। जी, अच्छा, अब मेरी स्टोरी जो है ना काफ़ी वो एक्साइटिंग शायद लगे आप लोगों को। तो उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी हैं और उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट्स भी हैं। तो मेरे वालिद साहब जो थे, ही वाज अ डॉक्टर, और ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो एनेस्थेसिया, वो बेसिकली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो वी वेंट टू लीबिया, और तकरीबन मैंने कोई 10.5 साल वहाँ पे गुजारे। अच्छा, वहाँ पे जब गुजारे, अर्ली एजुकेशन वाज फाइन, सही हुई। तो मैं कोई इतना मतलब ठीक है, कोई इतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था, बट ये एवरेज था। लेकिन ये कि मैंने जब फिर उसके बाद जब हम वापस पाकिस्तान आए, पहले हम फिर उसके बाद यूके चले गए, वी वेंट टू यूके। वी स्पेंड सम टाइम देयर, हमने वहाँ टाइम गुजारा। और तकरीबन फिर वो मेरे चूँकि वाले साहब काफ़ी पेट्रियाट थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान आ गए। जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पता चला कि भाई, जो बाहर जो जिस तरह की ज़िंदगी थी, इट वाज बहुत डिफरेंट थी वो। और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स और बच्चों का जो स्किल लेवल था, वो भी बहुत अजीब डिफरेंट था। तो रिवर्स कल्चरल शॉक लगा आपको? रिवर्स कल्चर शॉक लगा, और मुझे ये लगा कि यहाँ वाले तो जो पाकिस्तानी तो जो लड़के हैं, वो तो बहुत ही आगे हैं, चार पाँच आगे हैं वो। तो अब मुझे, जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ पे आया, तो मुझसे पहले आते ही मुझे उन्होंने कहा कि जी, मैं रिलीजन की बात करूँ कि भाई आप क्या हैं, सुन्नी है। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है भाई, मुझे पता ही नहीं आज तक। मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, हालांकि इतना टाइम मैंने गुजारा। खैर, इस तरह की चीज़ें कुछ मैंने देखा, फिर वो। जब आप यूके में थे आपको लगा कि आप सिर्फ मुसलमान हैं? जी, यूके में था वो मुसलमान। इवन ये कि व्हेन आई वाज इन लीबिया, तो वो भी इस तरह ही था। लेकिन जब पाकिस्तान मैं आया, तो उसमें भाई ये चीज़ शुरू हो गई। अच्छा, फिर देखा मैंने, फैमिली का काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। और इस तरह से चीज़ें चलती रही, मामला। तो हुआ ये कि मैं यहाँ पे आया, फिर एक स्कूल में मेरे वाले साहब ने करा दिया। तो मैं एक समझ लें कि एक नॉर्म एवरेज था, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस मेरी सही थी, बस कोई इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में फिर मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि नहीं, आप अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, तो उन्होंने मुझे बीवीएस में डाल दिया। अब जब मैं बीवीएस गया, तो भाई वहाँ पे जाके मेरे सर पे पहाड़ गिर गया, क्योंकि वो कहाँ 13-14 सब्जेक्ट्स में 8 क्लास में पढ़ रहा था। अब वो, एक तो वैसे ही मैं नॉर्थ अहमदाबाद में रहता था, नॉर्थ अहमदाबाद से वहाँ जाना बीवीएस सदर की तरफ। और ये कब की बात है, किस ईयर ये की? है 88 की बात बता रहा हूँ ओके। आपको। तो अब वो मैंने कहा यार भी किस तरह से। अच्छा, फिर मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो गया। खैर, करते करते इवेंचुअली, जाहिर बात है, मैं सिंधी में फ्लंक हो गया, क्योंकि वो सिंधी पढ़ी नहीं थी, वैसे अरबी पढ़ी थी हमने, फिर थोड़ी सी, फिर वो अभी सिंधी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे। तो फिर ये हुआ उसके बाद कि फिर मैं दूसरे स्कूल में उन्होंने डाला, वाले साहब ने, घर के पास ही था वो। फिलकन हाउस से मैंने अपनी की है ये मेट्रिकुलेशन। अच्छा, वो करने के बाद फिर मैं कोई इतना अच्छा वो भी नहीं था, फिर आई वेंट टू कॉलेज। कॉलेज मैंने किया, उसके बाद कॉलेज करते करते ये हुआ कि मैं चाहता था कि मैं मेडिकल पढ़ूँ। मेरे वाले साहब तो मेडिसिन ओके। पढ़ी थी, इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे वाले साहब चाहते थे कि आप इंजीनियर बने। तो इसी असना में क्या हुआ कि भाई मैंने, एंड ही वाज अ डॉक्टर? ही वॉज अ डॉक्टर। तो इसी असना में मैंने ये मैंने एहतजाजन। पहला केस देखा है। जनरली ऐसा होता है कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने। हुँ। नहीं, लेकिन हुआ मेरे केस में ये कि वो कहते थे यार आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने वाले साहब को देखा कि वो 1972 में आई थिंक उन्होंने एमबीबीएस किया था। उसके बाद से लेके तकरीबन जब तक हम बाहर रहे, उस वक्त तक वो पढ़ते ही रहे, और प्रैक्टिस भी चल रही थी। उन्होंने कहा यार तुम्हें पढ़ना भी बहुत पड़ेगा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी हैं, बट वो एक नोबल प्रोफेशन भी है बंदा, इसमें कोई शक नहीं कि कमाता भी वैसे ही है फिर। खैर, एनीवेज, फिर वो इसी असना में मैं कर नहीं पाया, और फिर वो एक गैप आ गया मेरा तकरीबन काफ़ी उसके अंदर 1 साल 1.5 साल का, क्योंकि फिर मैंने अपना ग्रुप चेंज करवाया ज़बरदस्ती। प्री मेडिकल में मैंने लिया। फिर कर कर करके वो अल्लाह अल्लाह करके वो मेरा किसी न किस तरह क्लियर हुआ। देन फाइनली फिर मैं यूनिवर्सिटी में एक्सीडेंटल घुसा मैं, उसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ओके। तो एक्सीडेंटल घुसते घुसते फिर मैंने इसी तरह जैसे तैसे मैंने बैचलर्स अपना निकाला, बीबी ऑनर्स मैंने किया। फिर मैंने कहा कि मैं अपने पैसों से करूँगा एमबीए। तो मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया उसी यूनिवर्सिटी के अंदर।
और ये 91 92 की बात है तकरीबन। ये जब मैं यूनिवर्सिटी ये 96 में मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे बीबीए के अंदर, और 2000 के अंदर मैंने बीबीए ऑनर्स अपना बीवी कर लिया ऑनर्स था। कर लिया। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। अच्छा मज़े की बात है कि मैं तो जनरल मैनेजमेंट मैंने की हुई थी, लेकिन एक्सीडेंटल मुझे अकाउंट्स में घुसना पड़ा। मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई, और आई वॉज द मैनेजर अकाउंट्स वहाँ पे। तो मैंने अपने हाथ से फिर वो ज़माने में ऑटोमेशन नहीं थी, तो कैश बुक खुद लिखवाई और बहुत सारे 4 5 6 साल के अकाउंट्स बनवाए, बैंक रिकन्सिलेशन हाथ से की। तो काफ़ी मैं करने लग गया। अच्छा अच्छा, मेरा कभी भी ना पैशन था उसमें करने का कि अकाउंट्स में चला जाऊँ मैं। खैर एनीवेज बहरहाल करते करते मैंने किसी न किसी तरह अपना एमबीए निकाला। एमबीए मैंने किया बाय मेजर्स, मैंने मैनेजमेंट में भी किया और एमआईएस के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में किया। उसके बाद देन आई वेंट टू ये टेलीकम्युनिकेशन, तो आरफीन के अंदर मेरा हो गया। आरफीन के अंदर मैं वहाँ पे पोर्टफोलियो देखता था, वहाँ पे भी मेरा जो था, अगर जर्नी में अगर उसकी बात करूँ, तो पहले जब मैं हमदर्द में था तो आई वॉज अर्निंग लाइक 6000 रुपीज़। ये मैं बता रहा हूँ उसकी बात, 2000 की, उसकी 99 2000 की। तो अच्छा उनको यूनिवर्सिटी वालों को मिल गया था भाई कैसा बंदा 6000 में, बंदा एमबीए भी है वो कर रहा है। उस ज़माने में से 12 12,500 20,000 मिल जाती थी, लेकिन मुझे 6000 मिल रहे थे। खैर मैंने तंग आके बड़ी मुश्किल से कर आके छोड़ के मैं टेलीकम्युनिकेशन किया। तो वहाँ मेरा सीएफओ से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई 10,000 रुपये हैं, अगर करना है तो करो, वरना ये कि नहीं, मतलब अब नहीं है तो फिर चले हो कहीं और। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं फिर कैश भी डील करता था वहाँ पे। तकरीबन कोई 8 मिलियन के करीब रोज़ाना कैश आता था। वो मुझे गिनना भी होता था क्योंकि मैं जोनल अकाउंटेंट था। और फिर वो मैं इसको टोकरी में भर के गार्ड के साथ जाके फिर बैंक में भी जमा कराता था। वो एक अलग जर्नी चली। अच्छा उस टाइम से ना मेरी रिपोर्टिंग की आदत थी कि मैं बनाता था अपने लिए, अपनी आसानी के लिए कि भाई कुछ चीज़ें हों। खैर करते करते अब रेगुलर वर्क से तो मैं तंग आ जाता हूँ। मेरे अंदर ये है कि मैं रेगुलर वर्क आई कैनॉट डू, आई नीड चैलेंज। तो मुझे चैलेंज चाहिए, कोई चीज़ एक्साइटिंग हो। तो फिर मेरा मुझे इंटरेस्ट खत्म होने लगा। तो मेरा जो वहाँ पे जो चीफ अकाउंटेंट था उसको किसी तरह वो मिल गई रिपोर्ट एक। उसने कहा यार किसने बनाई है, तो उसने बताया कि ये कासिफ होते हैं वहाँ पे, जोनल अकाउंटेंट है। मैंने कहा बुलाओ उसको। अच्छा मुझे बुलाया, मैं समझा कि शायद मुझे क्लास हो गई। क्लास होनी है, मैं रेजिग्नेशन बना के जेब में रख के ले गया। अब मैं वहाँ पे गया तो मुझे उनसे कहा कि जी वो ये क्या है, रिपोर्ट दिखाई। मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहने लगा एक्सप्लेन करो ये किस लिए तुमने बनाई। मैंने कहा ये इसलिए बनाई, डेली सेल्स रिपोर्ट है, मैं से रिकन्सिलेशन भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर ये भी चीज़ होती हैं, फिर कैश इन ट्रांजिट भी होता है मेरे पास, तो वो भी मैं इस तरह मैनेज करता हूँ। उसने कहा तो मेरे से काम करोगे कॉर्पोरेट में। मैंने कहा ज़बरदस्त, क्यों नहीं करूँगा। तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं पहले खुद जोनल अकाउंटेंट था, फिर ये पूरी कंपनी के जितने भी जोनल ओरिजिनल अकाउंटेंट सब मुझे रिपोर्ट करता था। मेरी थी रिपोर्टिंग 3 लोगों को, एक तो वीपी को थी, वीपी मार्केटिंग को, और एक थी मेरी सीएफओ को, और एक सीईओ को। 3 लोगों को मैं रिपोर्ट करता था फंक्शनली, बल्कि 4 लोगों को फंक्शनली। मैं अपने अकाउंट वाले थे मेरे मैनेजर अकाउंट्स, उनको मैं रिपोर्ट करता था। तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था वहाँ पे। अच्छा मेरी 10,000 से 5,000 और बढ़ गए, 15,000 हो गई। अच्छा काम सारे मैनेजर वाले कर रहा हूँ, पैसे नहीं बढ़ रहा। तो मैंने कहा क्या करूँ, करते करते खैर वो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और प्रोक्योरमेंट की मिली। तो विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट नो नो ऑर्गेनाइजेशन? नो, वो यूएन की थी, वो यूएन का प्रोजेक्ट था आपका ग्रीन स्टार। तो अच्छा, ग्रीन स्टार। जी ग्रीन स्टार में मिली। तो अच्छा मैंने जब वहाँ पे तो वहाँ तो फिर ऑप्ट, पैकेज अच्छा मिल गया होगा। वहाँ नहीं, वहाँ जब मैंने ऑप्ट किया एज अ प्रोक्योरमेंट, पहले तो वो कहने लगे कि जी हम आपको असिस्टेंट मैनेजर। मैंने कहा असिस्टेंट मैनेजर पे तो मैं आऊँगा ही नहीं, मुझे आप अगर मैनेजर बनाते हैं तो देन आई विल कम। पैसे की बात ना करें, पैसा का मुझे नहीं वो है मसला इतना, लेकिन आप मुझे, आई नीड मैनेजरियल पोजीशन। खैर वो करते 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 मेरे 4 दफ़ा इंटरव्यूज़ हुए, बुलाते गए। वो जो उस ज़माने में वो होते थे हमारे बड़े अच्छे नाम से निकल गया मेरा, तो नवीद गिलानी साहब होते थे, वो जीएम थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यही बंदा चाहिए। खैर करते करते एचआर ने कहा भाई वो मैनेजर की इसको देता हूँ ऑफर लेटर। करते करते आया तो वो मेरा 15 से 40 के करीब पैकेज हो गया मेरा। अच्छा वो किया, फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ पे काम किया, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल। और ये वाली बात, ये किस सन की बात है तकरीबन? ये जो बात है 2000 एंड मैंने 2006 7 में, 6 और 7 के ज्वाइन बीच किया। ज्वाइन किया था ग्रीन स्टार। फिर वो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल किए तो फिर मैंने कहा कि यार अब मैं जब इतना कर ही रहा हूँ, और थोड़ा मेडिकल से भी मेरा ताल्लुक हो गया, क्योंकि मेरा जो काम था ना वहाँ पे ग्रीन स्टार में, मैं आई वाज लुकिंग आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ टेबुक्लोसिस। मैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट करता था पाकिस्तान के लिए फॉर टेबुक्लोसिस। तो टीबी की मेडिसिन आती थी, टेंडर निकलता था, वो सब सारे इंटरनेशनल बिडिंग में करता था। और फैमिली हेल्थ के लिए भी किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव करा वो भी मैं करता था। तो खैर वो टाइम मैंने गुजारा, फिर मैंने कहा यार फार्मास्यूटिकल के अंदर जाऊँगा।
फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कर कर आके, तो मुझे लोगों ने मना किया कि यार अब वहाँ नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे बंदा टिकता नहीं है। तो ये था हर्बियन पाकिस्तान। वहाँ पे प्रिक्योरमेंट में टिकता नहीं था, क्योंकि इसके मैं बताऊंगा अभी ये क्या मसले थे। तो वहाँ बंदा टिकता नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे ठीक ठाक। तो वहाँ जो भी आता था 1.5 महीने के अंदर भाग जाता था वहाँ से। मैंने कहा मैं चैलेंज लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो मुझे ऑफ़र उन्होंने जो है वो 40 पे था मैं, तो 65 की ऑफर मुझे मिल गई, मैं वहाँ चला गया। वहाँ गया तो भाई करते करते अब क्या होता था, उनका ये होता था कि उनका शिपमेंट प्लान आता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। अब वो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। उसमें ये था कि वो 40 के करीब कंट्रीज़ में थे, और उनका एक्सपोर्ट प्लान बनता था हर महीने। और टाइम होता था प्रोक्योरमेंट का 15 दिन का। 15 डेज़ के अंदर आपको प्रोक्योर करनी पड़ती थी चीज़ें, जो भी आइटम्स हैं। तो वो फिर आप प्रोडक्शन को देते थे, फिर प्रोडक्शन होती थी, फिर उसके बाद फिर वो शिप होता था। तो 18 महीने गुजर गए। अब जब भी मैं एमआरपी चलाऊँ, यानी मटीरियल मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, उसमें ये होता है कि हम सारे देखते हैं एक्जिस्टिंग स्टॉक कितना है, कितना ऑर्डर पे हुआ है, और क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं सिस्टम से निकालते थे, वो बनाते थे। अब जब भी मैं चलाऊँ एमआरपी, मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या कहानी है, 400 आइटम शॉर्ट। अब 400 आइटम इज़ नॉट पॉसिबल। इतना आसान नहीं है। भले आपकी प्रोक्योरमेंट की टीम हो, मेरी टीम थी तकरीबन कोई अराउंड कोई 30-35 की, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल की टीम अलग थी मेरी, और रॉ मटेरियल की टीम अलग थी, एक्सीपेंट्स की टीम अलग थी, वेयर हाउस अलग था, ये सब मेरे अंडर आता था, मैं मैनेज करता था। तो अब जब भी मैं करूँ तो मैंने कहा यार ये क्या कहानी है। खैर करते करते तो मैं, बाय द वे, मैं आई एम सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक दिन ये किया कि मैंने जी सारे जेम्स की मीटिंग कॉल की। मैंने कहा आप आ जाएं। और मैं वाइट बोर्ड पे आ गया। वाइट बोर्ड पे लेके मैंने कहा कि आप बताएं कि क्या इशू आप समझते हैं। तो उसने कहा कि भाई ये चीज़ होती हैं, उसने कहा ये चीज़ होती हैं। जब हमने एनालाइज़ की चीज़ें, तो मैंने कहा यार ये कोई और मसला है, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो मैंने रिक्वेस्ट की अपने बॉस को भी, और नदीम खालिद साहब जो ओनर हैं, कि भाई मैं तो सिक्स सिग्मा प्रोग्राम चलाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दें आप। तो लेट मी सी कि क्या होता है, बिकॉज ये कि वो सप्लाई चेन का इशू नहीं, कोई और इशू। जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सारा वो जब मैंने बनाया एनालिसिस की, तो पता ये चला कि भाई बिल ऑफ मटेरियल के अंदर ही मसला है। बिल ऑफ मटेरियल ये होता है कि एक सिरप बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, मिसाल के तौर पे बॉम्ब, ये होता है बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, उसमें डिफाइन होता है कि एक सिरप के अंदर बनेगा तो एक बॉटल आ गई, एक कैप आ गया, एक सील टिकली होती है जो ऊपर लग रही है, एक लेबल होता है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एक सिरप बनाने के लिए 4 बॉटल्स, और एक सिरप बनाने के लिए 3 कैप्स। तो वो तो पैकेज तो शॉर्ट होगा। जब वो बॉम्ब्स मैंने सही कराया, तकरीबन 3,000 बॉम्ब्स के करीब थे। जब बॉम्ब सही हो गए तो पता चला भाई कि इन्वेंट्री जो है वो छत फाड़ के निकल गई। खैर फिर वो भी बहुत सारी चीज़ें कर कर आके राइट ऑफ करवाया, वो सब कहानी की। फिर करते 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 फिर इवेंचुअली ये हुआ कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। दैन फाइनली फिर वो जो परमानेंट किया उन्होंने, वो मैंने कुछ टाइम गुजारा वहाँ पे। फिर मैं हज पे चला गया था, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी 2011 में। आई परफॉर्म माई हज एंड देन आई केम बैक। और उसके बाद आके फिर मुझे उन्होंने कहा कि यार आपकी प्लानिंग साइड बहुत स्ट्रांग है, तो आप वो देखना शुरू करना है। तो मैं हेड ऑफ़ प्लानिंग था वहाँ पे। प्लानिंग देखने लगा मैं। सिस्टम्स काफ़ी हमने मैच्योर किए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें हम चला के देते थे। शॉर्टेजेस कम हो गई, हमारी तरफ से प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन की बेहतर हो गई, सेविंग्स भी काफ़ी बढ़ गई। अच्छा, ये करते 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 फिर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ICA पाकिस्तान। तो मैंने कहा भाई मुझे तो स्टेम तो लगाना ही है, तब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है तो जाना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट नोटिस पे, विद इन मेरा ख्याल में आई थिंक 10 डेज़ के नोटिस पे, लेस देन 10 डेज़, आई वेंट टू ICA पाकिस्तान। और डायरेक्ट मेरी जो जंप मैंने की, वो 65 से मैंने जंप की 140 के पर। डायरेक्ट चला गया वहाँ पे। वहाँ पे टाइम गुजारा, हेड ऑफ मैं था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई वाज रिपोर्टिंग टू GM जो सप्लाई चेन है, तो वो उनको मैं कर रहा था। और सारी चीज़ें देखता रहा, पता चला एकदम से, क्योंकि अच्छा मुझे मेरी हायरिंग की थी, एक्जो नोबल होता था उस ज़माने में। तो पता ही चला कि भाई ये लकी ग्रुप आ रहा है। तो अब वो जो वहाँ बैठे थे, वहाँ केओस फैल गया कि भाई ये पता नहीं क्या होगा। तो मुझसे कहने लगे भाई तुम तो अभी भी आए हो, पुरानों को पता नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा अच्छा मैं क्या करूँ। फिर मैंने उधर देखना शुरू किया, तो फिर आई वॉज हैंड पिक्ड बाई टपाल। तो मैं टपाल चला गया। तो टपाल में गया तो वहाँ पे तो मिठाने, ISI में कितना अर्सा काम किया? कि कहाँ पे ICA में तकरीबन कोई 1.5 ईयर, 1.5 ईयर काम किया, क्योंकि फिर वो बाद में वो आ गया था आपका लकी। तो उससे ओके। पहले मैंने कहा भाई पहले पहले निकलना है, पता नहीं क्या हो। खैर मैं टपाला आया तो वहाँ पे अच्छा, तकरीबन कोई वहाँ पे हेड ऑफ सप्लाई चेन पहले ही मौजूद थे। तो मुझे आफ्ताब साहब से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि भाई आप एक काम करो, नैंडोज़ भी है, हम हमारा है, तो आप नैंडोज़ के हेड ऑफ सप्लाई चेन बन जाओ। तो अच्छा, जब मैं जिस टाइम गया था वहाँ पे SAP की इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी। बाय द वे आई एम अल्हम्दुलिल्लाह SAP सर्टिफाइड मटेरियल्स मैनेजमेंट मैंने की हुई है। आई डिड इट बैक इन 2008 में मैंने की थी।
ओके। लेकिन मैंने सैप परसू के। नहीं किया उसको, मैंने परसू नहीं किया एज सैप को। लेकिन ये कि खैर बहरहाल मैं उस साइकिल में था। वहाँ मैंने टपाल सेरेंगेटी का चल रहा था, तकरीबन 1.5 महीने वो चली है। जो उसके अंदर तकरीबन 150-200 लोग थे सीमेंस के। पूरा फ्लोर था। हम लोग सुबह 8:30 बजे जाते थे, 8 बजे, और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे निकलते थे। उस वो हमने इम्प्लीमेंट किया ऐसे भी। अच्छा, से पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बनाया एन आई सी है, तो वहाँ पे भी एम आर पी के अंदर एस पी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। तो आई वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ दैट। तो वो हमने किया। फिर मैंने टपाल में कुछ टाइम गुजारे। फिर टाइम गुजारते गुजारते तकरीबन 16 साल निकल चुके थे मेरे ज़िंदगी के। मैंने कहा यार बहुत थक गया हूँ, अब जो है ना अपना काम करता हूँ। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। जब मैंने रिज़ाइन किया तो पहला दिन गुजरा होगा, दूसरा दिन तारे नज़र आना शुरू हो गए। मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया। हमें तो महीने के एंड में चेक चाहिए होता है, अब पेमेंट कहाँ से आएगी। अब जाके जनाब जाके सजदे कर रहा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ। खैर करते करते वो एक जानने वाले थे मेरे इंडस्ट्री से ही, तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारे सप्लाई चेन का इशू है भाई, ज़रा आके देख लो। तो मैं वहाँ गया। वो भी मैन्युफैक्चरिंग थी। तो मैंने उनका जो प्रॉब्लम था उनको बताया, मैंने इस तरह से हो जाएगा, मैंने किया। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी, उन्होंने कहा कि यार आप हमारा सप्लाई चेन देख लें। मैंने कहा यार मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन फुल टाइम नहीं करूँगा मैं, बट मैं करूँगा एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एज ए कंसल्टेंट। एज ए कंसल्टेंट काम करूँगा, एंड यू विल नॉट नॉट गेज माई टाइम। आप वैल्यूज़ की बात करें। आउटपुट के ऊपर जी जी, फोकस। वैल्यूज़ पे बात करें, आप वैल्यूज़ में डिलीवर करूँगा, उसमें जो भी होगा। मैं अटेंडेंस अटेंडेंस में इस चक्कर में नहीं हूँ, मेरा टाइम आप इस तरह नहीं करें तो मेरा। लेकिन उससे पहले जो एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगे, तो ऐसा तो नहीं होता कि बंदा रात को सोता है, सुबह उठता है तो बंदा कहता है नहीं यार मैं रिज़ाइन देता हूँ, और होता है तो कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को करते हैं। मैं इट वॉज द एज, 16 साल हो गए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे थे, या नहीं कौन सी नहीं, ऐसी चीज़ें थी? एग्जॉस्ट नहीं हो रहा था। देखिए असल में मैं इस टाइम ये करता था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता था। बहुत सारी मेरी हॉबीज़ भी थी। तो मेरी मेरी आदत थी, मैं ज़्यादातर सिस्टम्स के अंदर बनाने में, और लोगों से बात करना और ये सब करना, नेटवर्किंग में उस टाइम भी बहुत करता था मैं। तो मैंने ये देखा कि यार, मैंने सोचा बहुत ज़्यादा, रिफ्लेक्ट बैठ किया, तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ना इसलिए नहीं भेजा। जब मैंने इस पर रिफ्लेक्ट बैक किया, मैंने बड़ा सोचा। फिर इवन ये के बीच में वो मैं बाहर भी गया अपनी फैमिली के साथ, वी वेंट टू थाईलैंड। अब मेरे जहन में तो एक वार चल रही थी कि भाई ये मैं इसकी बात बता रहा हूँ, जब ये मैं चला गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये उसकी बात सही की बात बता रहा हूँ। सही तो ये है। वार चलती नहीं मेरे जहन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। फिर मैं उसी तरह कंफर्ट जोन में आ गया। वो महीने के एंड में मुझे पैसे मिल जाते थे। तो मैंने कहा यार, अब फिर वार चलती रही मेरे जहन में कि यार अपना करना है कुछ ना कुछ। इससे पहले मैंने छोटे मोटे बहुत सारे काम करने की कोशिश की। इससे पहले बाय द वे मैं बताऊँ को कि मैंने जिंगल्स भी बहुत सारे किए हैं, ये मेरा शौक था। स्टोरी बोर्ड भी बनाता था मैं, तो वो भी मैंने किए हैं, काफ़ी सारे जिंगल्स किए हैं। उसमें मैं एक ज़माने में मैं वोकलिस्ट भी था, तो मेरे अच्छा। साथ ग्रुप भी था मेरा। तो खैर इंटरेस्टिंग। वो खैर अलग अलग चले गए, कुछ कहीं कोई चला गया, कोई चला गया, मैंने परसू नहीं किया उसको। तो एज अ शौक ही था वो। तो हम एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था, वो हम अच्छा, करते थे। नाइस टू नो। तो ये करते थे। फिर मैंने कहा उसके क्या। ऊपर तो एक सेपरेट पॉडकास्ट बनती हाँ नहीं, इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें भी काफ़ी हमने किया, मतलब मेरे साथ के तो वो जो गिटारिस्ट हैं वो असद अभी भी हैं। वो आतिफ असलम के साथ होते थे, वो तो काफ़ी आगे चले गए थे। अब वो अभी भी कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। और दूसरे एक मेरे साथ होते थे, खुर्रम खुर्रम बारी। तो वो काफ़ी मेरे साथ मेरे वो भी काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं आजकल। रफ्तार के अंदर वो हैं साथ में उसके फरहान के साथ। तो वो एक अलग ही कहानी हो, इंशाल्लाह उस पर करेंगे। तो उसके बाद फिर जब मैं थाईलैंड में चलता रहा, तो मैंने कहा यार, अब अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस आया, मैंने कहा मैं ब्रीच कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, मैं छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट में था, मैंने इसमें कुछ अपनी बाइंडिंग रखी हुई नहीं थी। मैंने कहा जब जी चाहूँ मैं छोड़ दूँगा। मैंने छोड़ा। और अब मैंने घर में बताया कि, तो मेरी मिसेज यूँ शक्ल देख रही, कह रही कि क्या हो गया, खैरियत तो है। मैंने कहा बस मैं जा रहा हूँ यूएई। तो फिर मैंने खैर कर करा के वीज़ा मिलता नहीं था उस ज़माने में, 1 महीने का। तो मुझसे ट्रैवल एजेंट ने कहा कि देखें वहाँ पे जाके लोग स्लिप हो जाते हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। मैंने कहा वापस मिलेंगे? कह रहे हाँ हाँ, हम आपको पूरी गारंटी देंगे, आपको मिलेगा। और अच्छी थी ट्रैवल एजेंसी, नॉन ट्रैवल एजेंसी थी। तो खैर मैंने 2.5 लाख रुपए दिए। देन आई वेंट टू यूएई, मैं वहाँ गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि किस तरह कंपनी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, जिससे मैंने बात की थी। अब मैं अपना यूएसडी का यानी कि फॉरेन करेंसी वाला अकाउंट का चेक लेके गया। अब जब मैंने इसको चेक दिया तो कह रहे हैं ये तो चेक चलेगा नहीं। मैंने कहा भाई तुमने तो मुझे ये कहा था, मैं तो इसी वजह से आया हूँ। तो अब अभी देखें अल्लाह ताला किस तरह मदद करता है। मेरे साथ में जब मैं एयरपोर्ट पे था तो एक साहब मुझे मिल गए। वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, बड़े अच्छे हमारे आदिल भाई होते हैं। शायद आपने नाम सुना हो, ये आदिल आदिल इस्माइल।
ये भी एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, काफ़ी मेरे अच्छे जानने वालों में से। वो मुझे मिल गया एयरपोर्ट पे, तो कह रहे हैं यार क्या करना। मैंने कहा मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं यार ठीक है तुम कभी आना, मैं तो शारजा में रहता हूँ, तुम आना मेरे पास। अच्छा, मैं एक दिन का होटल करा के गया था, ठीक 30 डेज़ का वीज़ा था। खैर उसके बाद फिर मैं एक दिन मैंने गुजारा, जैसे तैसे बंदे से मिला, उसने कहा भाई हो ही नहीं सकता। अब मैं आदिल भाई के पास चला गया, तो उन्होंने कहा ये शेयरिंग पे। मैंने कहा हाँ शेयरिंग पे रूम ले लेते हैं। अब मैं उनसे ये अब उनको बता ही रहा था ये मसले, तो उन्होंने कहा यार कोई मसला नहीं है यार, मैं तुम्हें आई हेल्प यू आउट। वो मुझे एक बंदे से मिला के नहीं ले चले गए, और अजमान फ्री जोन के अंदर उन्होंने पता नहीं 35,000 दरम का था वो चेक काट के दे दिया उस बंदे को। और मैंने उनको वो यूएसडी का बना के हमने वहीं से यूबीएल से यूबीएल वहाँ पे भी है, तो हमने खैर उसको टीचर्स कर दिया था कि ताकि उनकी कराची ऑफिस जो है ना वो जमा करा दें। खैर इस तरह से स्टार्ट हुई, तो मैं मतलब बता रही हूँ कि अल्लाह ताला कैसे कनेक्ट कराता है। खैर फिर मैंने कंपनी बनाई वहाँ पे, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊँ, अपनी फैमिली को ले आऊँ। फिर मैं फैमिली को लेके आया। अच्छा, मेरे पास फंड्स थे काफ़ी सारे। अब वो आते ही मैं जनाब मैंने फॉर्च्यूनर ले ली गाड़ी कैश पे, जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर उसके अक्सर बंदा दुबई जैसी जगहों पे जाता है तो फिर हाँ, तो अब वो ले ली। टेम्पटेशन होती है। और आप सोचें कि ज़रा वहाँ पे लोग तो वो सोच नहीं सकते अच्छा मेरे पास लाइसेंस उठाने का होता है, बगैर लाइसेंस के आप चला नहीं सकते। वो ड्राइवर मैंने रखा वहाँ पे पाकिस्तानी लिया, और पाकिस्तान से जो मेरा ड्राइवर था उसको मैं लेके गया अपने वीज़े पे। वो उसको लेके आया। अच्छा, वो पूरे टाइम कोशिश करता रहा बेचारे को, वीज़ा नहीं, वो उसका वो नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला। अल्टीमेटली मुझे मिल गया था एंड पे, तो फिर मैंने खैर चलाना शुरू कर दी थी। खैर फिर वो चलती रही कहानी। मैंने फिर वो मिसेस का फारिग बैठी थी, मैंने कहा क्या करें। तो पैसे थे, मैंने उनको सलून नहीं कर दिया, वो भी ए क्लास सलून। वो हमने बड़े इन्वेस्टमेंट की उसमें, पैसे तो लगा दिए लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए कोई हिसाब किताब नहीं रखा, वो चक्कर में लगे हुए हैं। तो फिर वो क्या हुआ जनाब, अब वो जो आपके जो सेविंग्स थी हैं, जो आपके जो प्लॉट्स थे, वो जनाब ऐसा ऐसा वो श्रिंक होता है। श्रिंक होते गए। खैर वो तो खैर बहुत छोटा सा था। फिर वो मुझे अल्टीमेटली फिर मैं तकरीबन 1.5-2 साल के बाद मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई अभी ये चीज़ें जो है ना मेरी आगे पीछे हो रही हैं। अच्छा, इन द मीन टाइम ये हुआ कि वो मेरे इत्तेफाक से जो ग्रीन स्टार में एक वो थे मेरे जो जीएम थे, वो इत्तेफाक से वहाँ इंशा के अंदर थे। तो उन्होंने कहा यार ये एक प्रोजेक्ट है, 6 महीने का प्रोजेक्ट है, ये तुम कर लो। तो उनको तो पता था, कैपेबिलिटीज़ तो देखी थी उन्होंने। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। खैर वो फिर वो मैंने 6 महीने की जगह 3 महीने में मैंने कर दिया उनको प्रोजेक्ट। और फिर वो उससे कुछ थोड़ा बहुत मुझे फंड मिल गया था। वैसे मैंने कुछ कुछ नहीं कमाया, ये मैं बताऊँ, मैं 2 साल रहा हूँ एंड आई डेंट अर्न अ सिंगल पैनी वहाँ पे। ये वो पैसे थे जो ओनली मैंने कमाए, ज़्यादातर मैंने सेविंग या उस तरह से लगाए। कुछ पैसे आए थे हमारे जो सलून से कुछ छोटे मोटे, लेकिन वो भी आपको पता है ईद के टाइम पे आते हैं, उसके बाद तो फिर वो बड़ा मुश्किल काम है। उससे ज़्यादा की ऑपरेशनल कॉस्ट होती है तो वो तो बिल्कुल, अब बर्न उसमें ज़्यादा कर। देखिए ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, अगर एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो वहाँ से हमने मेरी मिसेस रोज़ जो ब्यूटी पार्लर से वहाँ से पहली बात तो रिसोर्स तोड़ के ले गई। उनकी बोर्डिंग लॉजिंग वो जी सब सारी एग्जैक्टली। चीज़ें जिम्मेदारी। एंड दुबई इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, इवन एज कम्पेयर टू इवन यूएस, कनाडा बिल्कुल या बिल्कुल यूके को भी देख लें, वो ज़्यादा है, और फैमिली के साथ तो फिर ज़्यादा बिल्कुल मुश्किल हो बिल्कुल जाता वो है। उसके बाद फिर ये कि उसके मेरे ऑपरेशनल कॉस्ट इतने ज़्यादा हो गए थे, 3 अपार्टमेंट्स, फिर वो स्टाफ का वो, फिर बिजनेस 3 ऑफिस। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर अल्टीमेटली हुआ कि भाई मैंने कहा भाई शराफत से पाकिस्तान आ जाओ। अब पाकिस्तान आया तो वही जहन में मैंने कहा कि यार अगर मैंने अब घुटने टेक दिए और मैंने जॉब कर ली तो क्या। अब मैंने किया कि कैशबेट में मैंने शुरू कर दी ऐसी पढ़ना भी मैंने शुरू कर दिया। बाय द वे मैं 3 दफ़ा मैंने कोशिश की पीएचडी ड्रॉप आउट हो 3 दफ़ा। पहले मरतबा मैं 2006 के अंदर इकरा यूनिवर्सिटी में मैंने सप्लाई चेन करने की कोशिश की थी। कुछ टाइम किया, मुझे लगा कि यार ये लोग जो है ना घुमा रहे हैं ऐसे, मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कोई मेन नॉलेज नहीं मिल रही। मैंने कहा छोड़ो यार, बिला वजह मैं इससे ज़्यादा मैं सर्टिफिकेशन में कर लूँगा। वो छोड़ा मैंने। फिर बीच में एक दफ़ा बूथ फिर सवार हुआ। फिर मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट का हो रहा था, तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। वो मैंने किया, उसमें ही मुझे ऐसा लगा कि यार जाके ये तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैं वापस आया, ये नहीं कि जब यूएई से, फिर मैंने कैशबेट में ही ले लिया, दोनों काम मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब मेरा जो वो था लेवल, वो इतना डिफरेंट हो गया था कि माई सी जी पी वाज 3.98। उसकी वजह ये थी कि मेरा सिर्फ एक ए था, बाकी सारे ए प्लस थे। तो मेरा मैं तो लिखता ही नहीं था, मैं तो याद भी नहीं करता था, सारे एक्सपीरियंसेस लिखता था। तो अपने वो चीज़ें वो उसको डिनाई भी नहीं कर सकता आप। खैर वो मैंने किया। फिर मैंने कहा यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास फंड्स भी नहीं थे। तो फिर मेरे पास घर बचा हुआ था, मैंने घर को बेचा। देन आई वेंट टू मलेशिया। मेरे पास मैंने कंपनी बनाई वहाँ पे, और मेरे पास कंपनी का वीज़ा भी नहीं था, फिर भी मैं चला गया। है। और ये कब की बात है तकरीबन? ये है 2017 का एंड। एंड वाई मलेशिया, वाई नॉट एनी अदर? मैं मलेशिया गया क्योंकि वहाँ पे एक तो वो हब है,
और उसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और आईटी का सेक्टर आपको पता है, वो आईटी का हब है वो। और एक्सप्लोर किया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत मुनासिब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है, और मुसलमान मुल्क है, और उस तरह की कोई कहानी भी नहीं है, बहुत ओपन एंड माइंडेड लोग हैं, और बहुत आ गई यूएई से। मैं मलेशिया में रहा हूँ, यकीन करें बहुत आ गई यूएई से। तो मलेशिया में गया, वहाँ पे मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो काम मैं नहीं कर पाया, तो हमने ये शुरू कर दिया। हमने जो मैंने कंपनी बनाई हुई थी उसमें फ्री मैंने रखा हुआ था कि एक्टिविटीज़ बहुत सारी कुछ भी कर सकते हैं। हमने फूड का काम शुरू कर दिया। अब फूड में मैंने किया ये कि मैंने 2-3 कंपनीज में ना अपने आप को प्री क्वालिफाई कर लिया। अब जब प्री ओके। क्वालिफाई कर लिया तो उसमें ये हुआ कि जी वो हमें फिर वो माशाल्लाह मिलने शुरू हो गए सारे, जो कॉन्टैक्ट्स हो गए। कॉन्टैक्ट्स मिलने शुरू हो गए। अब मैं मेरी मिसेस 4 वो हम करते थे पूरे, मतलब यानी 4 हमने वो किए, यानी कि जो क्या कहते हैं आपके, यानी ऑर्डर्स हमने पूरे किए, तो हमारे पास 14-15 हज़ार रिंगिट आए थे, वो इट वाज वैसे सफिशिएंट भाई जी, एनफ। फूड आपके पास पाकिस्तानी या मलेशियन? पाकिस्तानी। और यकीन क्योंकि कर, क्योंकि मलेशियन फूड खाया नहीं नहीं जाता, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, वो उनका तो बिल्कुल अजीब व गरीब मेरी किस्म। लाइफ की एक्सपीरियंस है। मैंने कहा कि अपना वो, मैं हर कंट्री का फूड खा सकता हूँ, लेकिन मलेशिया में जाके ना मलेशियन फूड मेरे लिए नहीं नहीं, वो अनबियरेबल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनका तो अजीब ही कॉन्सेप्ट है। वो तो आप देखा होगा, वो सालन भी बनाते हैं तो उसमें भी शहद डाल देते है। हैं। ऐसे ही। और बल्कि वो सूखी हुई जो मछली खाते हैं भाई, वो पता नहीं किस तरह खाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है, बहुत स्मेल आती है इससे। खैर हमने तो बिरयानी से स्टार्ट किया था। खैर वो करते करते वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें बनाते भी थे उनकी वजह से। जैसे वो काया कहते हैं, काया वो उसमें एग्जैक्टली। पता होगा हाँ कोकोनट लगा बिल्कुल। के, वो बहुत ही अजीब, इतना मीठा होता है, पता नहीं किस तरह खाते हैं अल्लाह ने। तो बहुत सारी चीज़ हम सैंडविच बना के देते थे। तो वो हमारे जो है तकरीबन 7-8 हज़ार रिंगिट का एक बिल होता था, तो अल्लाह का शुक्र है वो होने लगा। अच्छा फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, फिर भी मुझे लगा कि यार मैं अभी भी ना जिस वो नहीं कर रहा जो मैंने जो करना मैं है। करना चाहता हूँ। तो फिर हमने ये किया कि हम सब फैमिली मेम्बर्स बैठे अपने, और फिर हमने जो है बैठ के, हम लोग का इस्तिखारा करने का तरीका डिफरेंट। हम लोग बैठते हैं, अल्लाह ताला से सब मिलके दुआ करते हैं, और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला भाई अगर हमारे हक़ में बेहतर हो तो तो ये कर। रास्ते खोल दें, अगर हक़ में बेहतर ना हो तो रास्ते बंद कर दें। आप यकीन करें ये नीयत करनी थी। सेकंड डे से ऐसा बंद होना शुरू हुआ कि विद इन अ वीक आई केम बैक टू पाकिस्तान। और जब यकीन करें, मैं जब पाकिस्तान आया, मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था। मेरा जो बिग पिक्चर थी मुझे हल्का हल्का नज़र आनी शुरू हो गई थी कि मुझे अब कुछ करना है। और मैं जब पाकिस्तान जब मैं उतरा हूँ, तो पहले तो मेरे सब फर्स्ट जो था वही कि मेरा आंसू आने शुरू हो गए आँख से। एक वो मुल्क से मोहब्बत, क्योंकि यकीन करें जितना मैं कुछ भी कर लूँ ना, आई लिव लाइक अ किंग हियर, जितने बुरे हालात क्यों ना हो जाए। ये लोगों को रियलाइजेशन नहीं है। जो लोग बाहर जाए ना उनको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान कितनी जन्नत है, उनको पता नहीं है वो। और आज़ादी का मकसद क्या होता है, और आज़ाद होने का मकसद क्या होता है। खैर ये तो खैर अपनी उसकी बात है। जब तक मेरा ख्याल, मैं थिंक हम लोग इंसान हैं भी ऐसे ना, कि जब तक कोई एक्सपीरियंस ना करें, पता है कि आग गर्म है, लेकिन हाथ डालेंगे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा। खैर, उस वक्त तक आज़ादी थी भी ज़्यादा, हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि आप बात कर रहे जी हैं। जी। तो खैर फिर उसके बाद फिर ये कि जब मैं पाकिस्तान आया तो आई हैड ओनली 10,000 रुपीज़ इन माई पॉकेट। आई हैड नो हाउस, सर पे कोई छत नहीं थी, कपड़े भी बहुत लिमिटेड थे। तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ रुका, उन्होंने कहा रुक जाओ। मेरा मोटिवेशन लेवल इतना हाई था और मैं इतना कन्विंस था, मुझे पता था अल्लाह ताला के मैं उस पर चल रहा हूँ, ज़रूर अल्लाह ताला हेल्प करेगा। आप यकीन करें, मैं 8 नवंबर को पाकिस्तान आया। 9 नवंबर को मैं आके, क्योंकि मैं मेरी भी पहले भी कंपनीज थी बहुत सारे, मैंने काम किए हैं। मैंने आके 9 नवंबर को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। ओके। पैसे नहीं है जेब में, उनको पता था कि यार कुछ ना कुछ कर लेगा। 13 नवंबर को अल्लाह ताला ने ऐसा करा दिया कि मैं खालिद बिन वली रोड पे 93,000 रुपीज़ का मंथली रेंट पे घर लिया मैंने। और आई हैड एवरीथिंग, घर गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग, आई गॉट एवरीथिंग। और उसके बाद फिर जो मेरा पार्टनर था उससे मैंने फिर एडवांस लिया कुछ, कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। 15-16 लाख रुपए लिए मैंने, पूरा घर मैंने जो भी छोटा मोटा था वो फर्निश किया। तो कहने का मतलब ये कि जो बिलीफ आपका हो ना, तो फिर कोई चीज़ तो फिर मुश्किल अल्लाह नहीं। ताला रास्ते। अच्छा फिर ये चलता रहा चलता, फिर कोविड का टाइम आ गया। फिर कोविड का टाइम आ गया तो खैर फिर मैं अपना काम करता रहा जो मुझे करना था, डेवलपमेंट। तो मैं करता रहा। अच्छा ये भी एक्सीडेंटल हुआ मेरे साथ। हुआ ये कि मुझे फैमिली मेम्बर ने, जब मैं पाकिस्तान आया तो उन्होंने कहा कि यार आप जहाँ, अब बस बहुत हो गया, बहुत आपने मजाक कर लिया, बहुत आपने बर्बाद कर लिया अपने आप को, अब आप जाओ सीधा सीधा जॉब करो। मुझसे कहने लगे सीवी दो। मैंने कहा भाई सीवी तो मैंने अपडेट ही नहीं किया। तो खैर मैंने जो भी था वो दे दिया उनको। अब उन्होंने किसी साहब को भेजा, वो कहने लगे यार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, बहुत रेफरेंसेज हैं उसके, उसको भेजता हूँ, कुछ ना कुछ करा देंगे आपको। जब उन्नके पास वो सीवी गया तो उन्होंने कहा यार ये बंदा कौन है, मुझे मिलना है इनसे।
उन्होंने मुझे बुलाया। खैर उन्होंने सारी चीज़ें बात की, सब चीज़ें कर करा के फिर उन्होंने, मैंने देखा उनके पास ना कि पेपर उनके पास बेइंतहा पड़े हुए हैं, इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं और सर पे बाल थे नहीं उनके, वो परेशान बैठे हुए हैं, नीचे भी फाइलें पड़ी हुई हैं। मैंने कहा खैरियत तो है? कहने लगे यार मैं तंग हूँ इन पेपरों से। मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने कहा आपके पास पेपर है? उन्होंने प्रिंट आउट मुझे वाला पेपर दिया और पेन दिया। मैंने उनको कहा मैं ये फ्लो चार्ट बना दिया, मैंने ये करूँगा, इस तरह का करके आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उससे कहने लगे यार दो तरीके हैं, या तो तुम एक प्रोजेक्ट करो और प्रोजेक्ट करके तुम चले जाओ, या फिर हम एक कंपनी बनाते हैं और हम डिजिटाइजेशन पे काम करते हैं। मैंने कहा कंपनी मैंने अभी बनाई है, जो मैंने बनाई थी प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम बताया, उन्होंने कहा यार कितने शेयर दोगे? मैंने कहा मैं आपको सोच के बताता हूँ। खैर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, फिर इसी तरह ही मैं आपको बता रहा हूँ 20 की बिल्कुल कहानी। सही है। तो खैर करते करते फिर वो हुआ। तो कहने का मतलब कि जब मैंने वो प्रोजेक्ट लिया था, और ग्लेक्सीफाई इस तरह स्टार्ट हुआ वही फिर? बता रहा हूँ आपको, जब मैंने लिया था, अच्छा वो था फ्रेट फॉरवर्डर बहुत बड़ा। जब वो मैंने लिया, यकीन करें बाखुदा बता रहा हूँ आपको, मुझे ये पता नहीं था कि मैं सिरा कहाँ से पकड़ूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा क्या करूँ? तो मुझे ये पता है कि चूँकि हम क्वालिटी मैनेजमेंट भी मैंने की है काफ़ी, और इम्प्लीमेंटेशन भी की है मैंने काफ़ी, EMS की है, FSMS की है, ISO 9000 की है, QMS की। तो मैंने कहा ये प्रोसेस बनाता हूँ, और हम वैसे ही करते हैं, हम जो भी SAP में भी करते हैं तो हम पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा यार पहले प्रोसेस ना बनाता हूँ मैं। तो मैंने अपनी जो टीम मैंने हायर की हुई थी, उनको मैंने कहा कि यार बैठ के पहले प्रोसेस बनाते हैं। पहले प्रोसेस बनाना शुरू किया। अच्छा जब प्रोसेस बनाना शुरू कर रहे हैं तो भाई पता चल रहा है कोई सही बता ही नहीं रहा। तकरीबन 9 महीने हमें 9 से 10 महीने लगे हमें पूरा प्रोसेस बनाने में, पूरी बिजनेस को समझने में। और मैं इस फील्ड का था नहीं, मतलब सप्लाई चेन का ठीक है एक पार्ट, फ्रेट फॉरवर्डिंग ज़रूर होता है, लेकिन उसका ताल्लुक नहीं है कोई, बहुत डेप्थ में जाके नहीं देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेट फॉरवर्डर आपका कर रहा होता है काम। जब वो मैंने देखा, मैंने कहा भाई तो दुनिया ही अलग है, बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर मैंने ये किया कि मैंने उसको मैप करके फिर मैंने वैल्यू चेन एनालिसिस की। मैंने कहा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं और रिडंडेंट हो रही हैं। तो पता ही चला कि भाई इतनी रिडंडेंट है, इतना रिडंडेंट प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे कस्टमर सर्विस के पास कोई बुकिंग आ रही है, वो बुकिंग करता है और पहले तो डिफरेंट चैनल से आ रही है, फ़ोन से आ रही है, ईमेल से आ रही है, या फिर कोई व्हाट्सएप से आ जाती है। तो वो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में ही पहले तो मतलब टाइम लग जाता है। और अगर इकट्ठा भी हो जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर अब वो बना तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स का बंच बंच बना के फिर वो देते हैं उसको, आगे फॉरवर्ड करते हैं प्राइसिंग वाले को। अब प्राइसिंग वाला क्या करता है, उसका प्राइसिंग दे रहा होता है उसको, वो अगर फोटो कॉपी बंच कराता है, वो डील हो जाती है, तो उसका फिर बंच कॉपी कराता है, फिर वो फाइनेंस वाले को देता है। तो मैंने देखा कि मैंने कहा जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है वो अलग अपना बना रहा है। तो ठीक ठाक पेपर का दिया, ठीक ठाक। मतलब मैं जिसके साथ मैंने किया है, तो मुझे किसी ने बताया इंटरनली, एंड आई वॉज सरप्राइज, 30,000 पेज पेपर खर्च होते थे उनके। सोचा जरा 30,000 जस्ट के ट्रैक करने के लिए। मैंने कहा ये तो अजीब कहानी। फिर हमने एक POC किया थोड़ा सा। अच्छा इससे पहले मैंने जो, अब मेरे पास डेवलपर नहीं था कोई, मेरे पास आइडिया था, सब कुछ था, प्रोसेस भी मैंने बना लिया था। तो मैंने फ्रीलांस पकड़ने की कोशिश की। पहले मैंने ओरेकल पे करने की कोशिश की, फेल हो गया। मैंने ओडो पे करने की कोशिश की, जिस साहब को ओडो को लिया था वो अलग घुमाने लगे, सब अपनी अपना चूरन बेचता है, आपको पता है, वही फेल हो गया। फिर ASP.NET का एक मुझे मिला बंदा। ASP.NET पे हमने किस जैसे तैसे कर करा के बना के वो दिखा दिया हमने। अब वो जब उन्होंने देखा, कहा यार ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, तो काफ़ी सारे बेहतरी हो रही हैं, और मैंने बहुत छोटा सा बनाया था POC। अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से पता चल गया किसी उनको, कि जो उनसे पहले जो सिस्टम चल रहा था वहाँ पे, कि जी इस तरह की चीज़ आ रही है, और बड़े मतलब ये देख लें कि क्या हो सकता है। आप वो पुराने सिस्टम में चल रहा था। तो कहने का मतलब ये कि कंपटीशन जो है ना बड़ा हेल्दी होता है कंपेटिटर्स के लिए भी। क्यों? वरना वो अपना आपको कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो फॉक्स प्रो बाबर आदम के ज़माने में चल रहा था, वो ASP.NET पे आ गई है। तो आप लोगों ने कन्वर्ट किया ASP के ऊपर, और तमाम सिस्टम को आपने ASP पे ऑटोमेट किया या उसमें एडवांसमेंट्स भी की थी? नहीं, असल में सॉफ्टवेयर। मसला ही था, उनका जो पुराना सिस्टम चल रहा था ना वो तो फॉक्स प्रो पे था। हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमारी वजह से चूंकि हम वो बना चुके थे, उसके ऊपर आपका ASP ASP.NET पे। पे हम दे चुके थे ठीक POC है। करके। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उनको पता चला नहीं पता चला कि कोई इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि हमारी वजह से फिर वो ASP.NEट पे उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को ASP.NEट पे माइग्रेट करके आगे बढ़े वो। सही है। तो कंपटीशन इस सेंस से बड़ा हेल्दी होता है कि अगर अगर आप आपको पता नहीं चले कि कंपटीशन में कोई नहीं है, तो फिर आप मेहनत नहीं करते हैं। तो कंपटीशन हेल्दी होता है, दोनों के लिए बेहतर है। तो फिर क्या करते हैं, दोनों कोशिश करते हैं। कस्टमर का फ़ायदा होता है हमेशा, जो कंज्यूमर होता है उसका फ़ायदा होता है कि उसके नई नई चीज़ें मिल रही होती हैं, क्योंकि हर आदमी कोशिश कर रहा होता है, हर एंटरप्रेन्योर कि भाई एक अच्छी प्रोडक्ट निकले।
तो इस तरह से है। तो ये फिर यहाँ इनके साथ आप कब तक रहे? इनके साथ तकरीबन कोई मेरा 2021 तक मेरा चला, ओके, तो वो शुरू में सही है। अर्ली। और फिर उसके बाद फिर मैं आगे, फिर मेरे पास कोई था ही नहीं, क्योंकि उनका पेशेंस लूज हो गया। उन्होंने कहा यार कोई, हमें नहीं लग रहा कोई वैल्यू ऐड हो पाएगी। और जाहिर बात है वो एक बिजनेस करने वाले, वो कोई टेक कंपनी तो थी नहीं वो करते, क्योंकि ये तो काम पेशेंस का है सारा। खैर फिर करते करते एक टेक कंपनी थी, उनके साथ मैंने वो हुई थी सिलसिल बात। तो मैंने उनके पास में किया, उनका भाई ये कहानी हो गई। मैंने कहा यार कोई इशू नहीं है, मैं आपको संभाल लूँगा, कुछ कर लेंगे, किचन आपका कुछ मतलब मसला नहीं, चल जाएगा। खैर फिर वो करते करते फिर वो मुश्किल से 4 महीने चले। उसके बाद कहने लगे यार हमारे पास भी नहीं हो रहा, आप देखो भाई कहीं ना कहीं। तो फिर मैं तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल घूमता रहा। मैं पता नहीं किस किस इन्वेस्टर के पास गया मैं, और ऐसे ऐसे इन्वेस्टर के पास गया, किसी ने मुझे कुछ जलील करके बाहर निकाला, किसी ने कह दिया कि यार तेरी तो औकात 50,000 से भी ज़्यादा की नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ी। और बीच में ये हुआ कि फिर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी गया, मतलब काफ़ी बड़े बड़े फ्रेट फॉरवर्डर्स थे उनके पास भी गया। तो अभी मैं फिर टकराया उनसे, प्लैनेट 10 से, नदीम हुसैन से। मैंने बहुत सारे जो है वो वीसीज को लिखा। रिस्पॉन्स मुझे कहीं से भी ज़्यादा नहीं आया। रिस्पॉन्स जो मुझे आया वो है नदीम हुसैन से। वो उन्होंने खुद रिस्पॉन्ड हाँ, किया? वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो मैं उनके, आप कोई भी ईमेल करें ही रिस्पॉन्स। अब तक को मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बात होती है उनसे, एंड ही रिस्पॉन्स। बाकी ये कि कुछ वीसीज हैं वो कुछ बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं। तो खैर फिर मैं, उन्होंने कहा कि यार चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, फिर आप मुझसे जो है ऑनलाइन बात कर लें। तो 20 मिनट्स आई विल गिव यू। तो फिर मैं 20 मिनट्स में बात की, इनको थोड़ा सा बताया मैं ये करना चाह रहा हूँ, यूँ है ये है। और फिर मैं रेफरेंसेस देने लगा उनको कि ये वो। तो मुझसे कहने लगे मियाँ मुझसे तुम्हें 20 मिनट बात करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये मुझे बड़ा हैरानी हुई कि यार एक वीसी और वो उस तरह से कह रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। खैर फिर अल्टीमेटली करते 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 फिर वो, मुझे फाइनली उनसे मैंने मुलाकात हुई। तो उनके पास मैं गया, तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, वो तो ठीक है, तुम्हारी जो फंडिंग तुम पैसे चाह रहे हो जो भी, वो तो मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये दो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको ज़रा देख लो तुम। तो ये एक वो थे, तो उनके साहब के पास भेजा मैं। उनके 2 प्रोजेक्ट्स थे वो, मैंने जितने जो 1.5 1.5 साल से फंसे हुए थे वो मैंने करके निकाले। खैर फिर ये करते 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 फिर वो भी प्रोजेक्ट ओवर हो गए थे। तो अब मैं ढूंढता रहा मैं क्या करूँ क्या लेकिन करूँ। इसके ऊपर नहीं मिली फंडिंग वहाँ से भी? नहीं, फंडिंग की बात आई नहीं ना। वो फिर वो जो उनके जो साथ में थे नदीम साहब के साथ, वो कह लेंगे यार हम इन्वेस्ट कर देंगे इसमें, कोई मसला नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट हम कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने नहीं की? नहीं, वो उन्होंने कोशिश की शुरू, लेकिन दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सैलरीड क्लास एंड एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस करने वाला है। तो वो भी नहीं, उनको भी समझ नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है। तो क्योंकि देखें जब आप किसी, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और इट टेक्स नहीं टाइम। ये तो मतलब नहीं है। देखें ये मसला ये भी है कि देखें, मैं तो आपको पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो उसमें ये होता है कि उसमें जब आप किसी समझ लें एक रिसोर्स को हायर करते हैं ना, तो वो मैरिज से उस रिसोर्स की नहीं होती, इसके प्रॉब्लम्स भी बाय कर रहे होते हैं। अगर आप उसके मैं ठीक प्रॉब्लम्स है, को एड्रेस नहीं मेक सेंस। करेंगे तो फिर वो कैसे काम करेगा। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं भाई, फैमिली के इश्यूज होते हैं। तो नहीं उनको समझ में आ रहा था। खैर फिर करते करते अल्लाह ताला ने, मैं 2 3 जगह कोशिश करता रहा। फाइनली मैं एक कंपनी के पीछे भागता रहा तकरीबन कोई, उसका पता चला मुझे कि यूएस में उसका, वो यूएस बेस्ड कंपनी थी, सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी। तो पता चला सीईओ उनका आ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझसे बैठा उनके पास, आधा घंटा मैं बोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार यू आर वेरी शार्प। मैंने कहा क्या मतलब है इसका। कह रहे हैं भाई तो तुम बहुत शार्प हो और ये है वो। तो मैंने एक कस्टमर की जर्नी बनाई हुई थी, क्योंकि इतने प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, तो मैंने कस्टमर की जर्नी बना ली थी। कि मुझे लोगों ने कहा कि यार, जितने जिन जिन लोगों से मिला, कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाह रहे हो, तो वेयर इज़ द कस्टमर जर्नी। तो वो मैंने कस्टमर जर्नी बना के रख ली थी पूरी, प्रॉपर जो होती है ना। तो जब मैंने वीडियो प्ले की, तो वो यूँ करके देखने लगे, वो देख के कहने लगे भाई कब शुरू कर रहे हैं आप। तो फिर वो अल्लाह अल्लाह करके बस वो देना है। फिर वो स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर काम चलता गया चलता गया। तो हमारी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई वो हुई है तकरीबन सही मानों में नवंबर 2022 में, और ये जर्नी चली है 2019 से। फिर करते 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 फिर वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने पेटेंट भी फाइल कर दिया। आई फाइल द पेटेंट बिकॉज ये एक इन्वेंशन है, इसमें प्रोसेस बहुत ऐसे ऐसे सारे हैं। अब जो मेरी टीम है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ टुडे 40 के करीब हमारी रिसोर्स है, और कुछ ऑपरेशन के लोग हैं। सो ग्लेक्सीफाई कब से स्टार्ट हुआ इस पूरी जर्नी में? कब से हम हाँ ये कह पहले, सकते हैं कि ये ग्लेक्सीफाई है, इससे पहले नहीं जी था? इससे पहले ना बहुत सारे नाम थे उसके, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो तो शुरू जो मैं पहले क्लिप फॉक्स था, फिर मैंने मोशन ग्लोब रखा, फिर गैलेक्स गो रखा, वो समझ नहीं आ रहा था। फिर वो करते 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 फिर वो ये गैलेक्सीफाई चेंज हुआ, क्योंकि मुझे ये भी देखना पड़ता था कि भाई एक तो मतलब भी बने,
और कोई चीज़ भाई और मतलब वो ग्लेक्सीफाई भी कर रहा हूँ। गैलेक्सी 5 भी हो। और इत्तेफाक की बात है, मेरी जितनी कंपनी सब जी से शुरू होती हैं, गैलेक्टेरा, गैलेक्सी 5, इस तरह की। तो ये भी था, तो मैंने कहा चलो अच्छा, और ऋतु चूंकि और अभी गैलेक्सी भी आप गुलफाम के सामने बैठे हो। गुलफाम के सामने, ये इत्तेफाक की बात है जी, बिल्कुल। तो इस So तरह and it started in 2022, right? जी, डेवलपमेंट, प्योर डेवलपमेंट या स्टार्टेड। ग्लेक्सीफाई कब से गैलेक्सी स्टार्ट? 5 स्टार्टेड इन 2022, लेकिन उससे पहले बहुत सारा ग्राउंड वर्क हो ठीक चुका है। था। क्योंकि उससे पहले बहुत सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था, तो उसी जब वजह भी से हुआ। हम जो पहली रिलीज़ है वो जल्दी नेक्स्ट ईयर ही लिया है, वरना वो कभी रिलीज़ नहीं आती, क्योंकि पहले हमने मेहनत की हुई थी, सही सारे है। वाई फ्रेंड्स बने हुए थे, सब कुछ रेडी था हमारा। सो फास्ट फॉरवर्ड, ग्लेक्सीफाई किस तरीके से ई कॉमर्स इंडस्ट्री को या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है या करने के लिए जा रहा है? देखें, पहले तो मैं समझाऊँ कि गैलेक्सीफाई कर क्या रहा है। गैलेक्सीफाई, आपने अगर देखा हो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में अगर आप देखें, बहुत सारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, फिर सेल्फ स्टीम, बिलोंगिंगनेस नीड है, फिर सेल्फ स्टीम नीड है। तो जो बेसिक नीड है ना, देखिए वो जो है वो हैविली डिपेंडेंट है ट्रेड के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। बाकी जितनी भी हैं वो आपको ज़्यादातर तो वो रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड कर देता है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन के करीब से क्रॉस कर चुकी है, और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए तकरीबन कोई 0.00017% जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये आप सोचें कितना कितना चैलेंजिंग काम है। और उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो इतने स्कैटर्ड हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने सिंगल विंडो को कॉन्सेप्ट दिया कि चूँकि स्टैंडर्डाइजेशन आ सके अक्रॉस कंट्रीज। नहीं इसलिए दिया ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, देखिए सारा काम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से हो रहा है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि प्रोसेसेस को आपने क्या करना है, श्रिंक करना है, टाइम को श्रिंक करना है, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट है उसको पूरा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, और एक विंडो का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहाँ पे सारे काम हो रहे हों। पाकिस्तान है ही कि ये सिंगल विंडो बहुत सारे मुल्कों में इम्प्लीमेंटेड है, पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हुआ, बहुत सारे मुल्कों में कामयाब नहीं भी हुआ, बट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ सक्सेस स्टोरी। आफ्ताब साहब जो है वहाँ पे इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और काफ़ी वो अच्छा भी चल रहा है। तो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी 80 के करीब डिपार्टमेंट्स को उन्होंने डिजिटाइज़ किया। और पहले तो ये था कि आपको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाके इनिशिएशन करनी पड़ती थी, डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी, या परमिशन देनी पड़ती थी। अब आप सिंगल डिक्लेरेशन से सारा काम करते हैं, सब काम आपका हो जाता है। और जो जीडी फाइलिंग भी है वो सिंपल 6 स्टेप्स में हो रही होती है आपके, बहुत सिंप्लीफाइड है वो, और बहुत ही गाइडेड है, सिंपल। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने सिंगल विंडो को भी अप्रोच किया, उनसे बात भी की। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उनसे इंटीग्रेट कर जाएं, और वो जो अभी 6 जो स्टेप्स हैं उनके, तो वो हमारे साथ जो इंटीग्रेट कर जाएंगे तो अलहमदिल्ला उसमें से मेरे ख्याल में 3 से 4 स्टेप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि कुछ जर्नी भी परफॉर्म करनी होती है इन स्टेप्स के पर भी। तो अगर हम वो कैटर कर पाए तो फिर तो फुल डिजिटाइज हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो फिर भी हम लिंक कर देंगे, क्योंकि वो उनके पास जो है ना, एक इससे पहले मिसिंग लिंक है क्या उनके पीएसडब्ल्यू के पास, वो पूरा लिंक हम कवर कर रहे हैं शुरू से लेके, नीड जब इनिशिएट होती है उस वक्त से लेके आगे सो तक। आफ्टर इंटीग्रेशन विद PSW, आप यू विल बी द फर्स्ट वन इन दैट एरिया जो कि इस तरीके से फुली ऑटोमेटेड कर रहे हो। जी, मेरे ख्याल में हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मसला ये कि देखें ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं ना यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हम समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर सिस्टम जो है ना, वो जब इवेंट हो जाता है ना तब उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये, मैं अगर ओशन की एग्जांपल लूँ, वेसल चला गया तो जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एचबीएल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तक, ताकि हाउस बीएल निकालना है, अकाउंटिंग करनी है, ये सब काम करना है, ठीक है ना। हमारा सिलसिला ऐसा नहीं है, हमारा रियल टाइम है। रियल टाइम के लिए डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको मीट करना है। फिर आपको जितनी भी सप्लाई चेन के जो जो होल्ड जो वो हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है, ताकि वो अपडेट करें अपनी अपनी चीज़ों को जो उनका पार्ट है। मिसाल के तौर पे जैसे वेयर हाउसिंग हो गई, या ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कस्टम क्लियरेंस, इंस्पेक्शन हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ये तो वो पार्ट एंड सपोर्ट सर्विस से पहले की जर्नी भी है कि कस्टमर कैसे फ्रेट ले रहा है, या कस्टमर कैसे वो जो दूसरे अपने जो ट्रेडिंग की बात कर रहा है, वो पार्ट हमने कवर नहीं किया है, ट्रेडिंग वाला, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर कमोडिटीज़ की भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। आसिफ, आप पर्पस पे और विजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और आप ये कहते हैं कि आपकी जो जर्नी में आप इतना इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, मतलब काफ़ी सालों जी की जी है। उसमें बहुत, आज आप जहाँ खड़े हैं उसमें बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपने हमेशा उस पर्पस, उस विजन जी को जी बिल्कुल। फोकस में रखा और आपने उसी को कहा कि ये मेरा टारगेट है। इसी वजह से आप लेफ़्ट राइट नहीं हुए।
आपको क्या लगता है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर पर्पस और विजन जो है उसका होना और उसको फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ ने आपको आपकी जर्नी में कितना सपोर्ट किया? अच्छा देखें, हमेशा आपको पता है कि वो जो इंसान की ज़िंदगी है वो हमेशा अगर बगैर किसी मकसद के हो तो वो फिर वो मतलब इट्स जस्ट लाइक कि वो एक ऐसा गेम है जिसमें गोल पोस्ट नहीं है और आप खेले जा रहे हैं, तो वो नेवर एंडिंग गेम होगा, कभी गेम ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए, और ज़िंदगी का पर्पस एकदम से पता नहीं चलता जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले आते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है ना जितना बढ़ता जाता है उतना विजडम भी आस्ता आस्ता आपकी बढ़ती जाती है। तो ये आपको ज़िंदगी, अल्लाह देखें, एक एक आपका प्लान है और एक अल्लाह ताला का प्लान है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से प्लान करता है कि वो इंसान के साथ ही काम करता है, लेकिन उसके लिए अगर वो वाकई में कमिटेड हो अपने आप से, तो वो खुद ब खुद चीज़ें होती चली आती हैं और फिर उसको पता चलता जाता है, रिफाइंड चीज़ें होती चली आती हैं। तो विजन पता कैसे चलता है, मतलब या विजन सेट कैसे करता है? अगर देखें किसी, मतलब मैं अगर अपनी लाइफ का कोई विजन या पर्पस सेट करना चाहता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई उसके लिए रोड मैप है, कोई मेथडोलॉजी है, देखें कोई? देखें इसके अंदर हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक सिंपल आपको चीज़ बताता हूँ। अब अमूमन लोग जो जीते हैं वो फ्यूचर के फेयर में जीते हैं या पास्ट के पछतावे में जीते हैं। तो मुझे उस मोड से निकलने में, हर इंसान के साथ होता है, उस मोड से निकलते 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 टाइम लगा, ज़िंदगी ने बहुत मुझे मोल्ड किया, काफ़ी सारी चीज़ें में समझ में आई। तो मैं अब मैं फ्यूचर की फेयर में नहीं जीता हूँ, मैं फ्यूचर की अचीवमेंट की एक्साइटमेंट में जीता हूँ कि यार मैं ये फ्यूचर में अचीव करूँगा, बिकॉज आई एम सीइंग द बिग पिक्चर। तो ये आपको ऐसा ऐसा करके होगा, आपको पता चलेगा। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। उसके लिए फार्मूला सिंपल सिंपल ये है कि देखें, आपको मी टाइम देना पड़ेगा, पहले तो ये मी टाइम देना पड़ेगा। देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग जो आप अगर सोचते हैं वो चीज़, ये नहीं कह सकता कि वो गलत है, वो सही भी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि सही है तो वो सही है, अगर आप सोचते हैं गलत है तो गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वो कुछ आपको वो करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए लोगों से बैठ के। और कुछ ही होता है कि कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब दो चीज़ होती हैं, मैंने उमूमन लोगों को देखा है यहाँ पे, अगर उनसे पूछो कि यार आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी हैं, आप ज़्यादा बढ़े हैं, तो वो कहते हैं हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो जब ये इंसान को रियलाइजेशन हो जाए कि नहीं यार, प्रॉब्लम्स तो कुछ भी बड़ी नहीं, मैं ज़्यादा बढ़ा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है रिसोर्सफुल कि वो हर रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मैं मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, आई हैड नथिंग। 3 दफ़ा मैं डाउन हो चुका हूँ, बिल्कुल माइनस से भी, बहुत माइनस तो अच्छा होता है, मतलब माइनस में ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा चला गया डीप। और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है और इतना स्टाफ है, सारी चीज़ें हैं। तो किस तरह वो सिर्फ क्योंकि बिकॉज हैड अ क्लियर विजन, और उसके बाद सारा रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया खुद तो खुद। आप पर्पस को डिफाइन कैसे करते हैं? पर्पस इज़ एनीथिंग विच एक्साइट्स यू, पहली बात तो ये। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, उसमें ये सोचें कि आप एज अ होल क्या, मतलब क्या फ़ायदा पहुंच रहा है आपके इस चीज़ सो से। सो एज एन इंडिविजुअल, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमारा पर्सनल लाइफ का पर्पस और प्रोफेशनल लाइफ का पर्पस डिफरेंट हो सकता है या पर्पस एक ही नहीं होता है? नहीं, ये देखें, ये बहुत ही वंडरफुल बात होगी किसी के साथ कि वो दोनों पर्पज़ एक हो। अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, मैंने सोचा कि भाई मैंने इतना टाइम तो निकाल लिया, 40s में आ गया हूं मैं, अब 40s के भी एंड में चल रहा हूँ। मैंने कहा यार कोई ऐसा काम करूं भाई कि जिससे एक टिकट में डबल में से, कि सवाब भी मिले, कोई वैल्यू भी क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक इंसान की आपने बचा लिया तो आपने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर आप इंसान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, कोई चीज़ उसके लिए मतलब उसको फैसिलिटेट कर रही है, जैसे नीड की फुलफिलमेंट है, तो आपने फिर गोया सारी इंसानियत के लिए वो बेहतरी कर दी। तो हम मैंने मेरा जो जो विज़न या मेरा जो पर्पज़ है वो ये कि भाई एक टिकट में डबल में से, कि मैं ये एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, उससे पैसा तो आएगा, पैसा विल फॉलो, आज नहीं तो कल आएगा। जब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो उसमें होता ही यही है। शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी स्किल्स को और सारी चीज़ों को, पैसा आता है, लेकिन अगर अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे कि पैसा अभी मैं कर लूँ, तो नहीं आएगा। तो इस पर्पस को अचीव करने के लिए जो भी एक पाथवे है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग और चॉइसेस का बहुत बड़ा जी जी, रोल है। चॉइसेस का बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ना, आप चॉइसेस से बने हैं। हर मोमेंट आप एक चॉइस करते होते हैं, यानी कि अच्छा, वो चॉइस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बुरी, अब कायद अज़म ये फरमाते थे, मुझे अच्छा वो याद आया, कायद अज़म ये कहते थे कि भाई टेक द डिसीजन, मेक इट राइट। मतलब इस चक्कर में मत पड़ो कि डिसीजन लेना नहीं लेना,
हम लोग क्या, हम तो आप देखें कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूँ जनरली, जो मैंने इतना अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, और वो बड़ा कतराते हैं लोग कि नहीं यार, बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं। सो एक एंटरप्रेन्योर अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकता है? देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक तो पहली बात ये प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई देर इज़ नो अदर शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता यार मेरा डिसीजन सही है, क्योंकि अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एक ऐसा डिसीजन ले रहे होते हैं, और अगर वो उसके पीछे स्ट्रेटजी बैक्ड है, वो अभी तो शायद हो सकता है कि वो गलत डिसीजन लगे दूसरों को, लेकिन जो आपको पता है कि आपने जिस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, तो वो मतलब वो उसको हिट कर रही होती है। मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको एक सिंपल बताऊं एक तरीके से, बहुत लेमैन लैंग्वेज में, कि मैं इसको किस तरह फ्रेम करूँ। इस तरह फ्रेम करूँ, लेट्स से आपको गर्मी लग रही है, आप कमरे में एसी लगवाना चाहते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके कहेंगे भाई मुझे गर्मी लग रही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कहेंगे भाई तो बर्दाश्त कर लो, पंखा है पंखा से बर्दाश्त कर लो। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं यार सिस्टम पड़ा हुआ है, और सिस्टम जो है वो बेसिकली अगर आप उसमें नहीं करेंगे, उस पर डेटा चल जाएगा, तो लगाएंगे एसी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि नीड टू स्ट्रेटेजाइज, आप स्ट्रेटेजी बना के चलें, और वो जो बड़ा जो आपका जो गोल है उसको छोटे छोटे वो बनाएं, यानी कि कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स बनाएं, लें कंपोनेंट्स और में उनको तोड़ के। अचीव करने के यस, कोशिश करें। तो फिर उस तरह फिर बेहतर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो एक डिसीजन लेने के लिए या एक राइट चॉइस के लिए कौन से दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को कंसीडर करनी चाहिए, और कौन सी दो तीन चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? देखिए इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसमें ये देखें कि मतलब एक तो एफर्ट कितनी लग रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना उसमें ये भी दिखता रहता है कि ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसी है। कभी कभी ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो जैसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, अब उसको आरओआई भी देख रहे होते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। अगर ईज़ है तो फिर हम कर देंगे, और अगर उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत है लेकिन ईज़ नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे। सिमिलरली उसी तरह जो आपके बहुत सारे, जैसे आपको 3-4 डिसीजन लेने हैं, तो आप उसमें ये देखेंगे कि यार इसको करने से मेरे पहले तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, ठीक है आपने ना। आपने ईज की बात की ना। पाकिस्तान में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान बहुत पीछे एज़ कम्पेयर टू सो मैनी कंट्रीज़। और उसमें कहीं ना कहीं उस सक्सेस या फेलियर के अंदर आपका इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पाकिस्तान। सही है। तो सो आपको, आप इस पूरे इकोसिस्टम को, जो कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं, उस एक तो इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं, और आपको उसमें एनेबलर्स कौन कौन नज़र आते हैं, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव हो रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर्डल्स या रेजिस्टेंस है? देखिए इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इकोसिस्टम बहुत है हमारे पास, इनेबलर्स भी बहुत हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। वैसी कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जो मौजूद नहीं, जो कहता है वो उसने उसने एक्सप्लोर नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी इधर ही बैठा ओके, हूँ, ठीक है ना, आई स्टार्टेड इंटरेस्टिंग। फ्रॉम जीरो, ऐसा हो नहीं सकता। हम भी तो मिल रहे हैं ना, हम भी, हमने भी तो स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, हमने आगे चीज़ों को देख के किया है ना, हम और भी लोगों से मिल रहे हैं, आप भी मिल रहे हैं। मसला वो नहीं है, मसला ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। पहली बात तो ये कि जो फोकस है ना, जैसे वो नमाज में फोकस करते हैं आप एक चीज़ के ऊपर, वो फोकस नहीं है। आपका फोकस इधर उधर हो जाता है, क्यों? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ये नहीं देखते वो ऐसा काम करें जो आपके एंड जो मेन गोल है उसको सपोर्ट करे, पहली तो चीज़ ये। दूसरी बात ये, जो माइंडसेट चेंज किस तरह कर सकते हैं आप इस तरह चेंज कर सकते हैं माइंडसेट के, आप कन्वर्सेशन करें, बात करें। कन्विंस इसी तरह ही होता है ना। तो आप बार बार, अब मैं आपको बताऊं कि अब जैसे मैं वन लिंक की मिसाल दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मुझे कन्विंस करने में टाइम लगा, बट वो जो प्रोसेस है वो इट टुक मी मोर देन अ ईयर। एक साल के बाद, एक साल लगा तकरीबन, कोई मतलब 13 महीने में लगे। 13 महीने में वो जाके हुआ, जबकि वो 1.5 से 2 महीने में हो जाता है वो प्रोसेस, लेकिन वो लगे, उसमें 10,000 चीज़ें थी, नहीं, फिर कुछ भी चीज़ें बड़ी कन्विंस की। जल्दी कन्विंस कर लिया आपने। तो मैं तो अगर अच्छा, देखो तो नहीं वो, नहीं, लेकिन या तो लेकिन कहने ऐसा का नहीं मतलब था। ये कि इस टाइम लगता है। अब वो पीएसडब्ल्यू है, पीएसडब्ल्यू के साथ मैंने कितनी मीटिंग्स की। मैंने पहली मीटिंग की उनसे फरवरी में, व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद, और मैं आफ्ताब साहब से मिला, उनसे डिस्कशन की, समझाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अभी 4-5-6 मीटिंग्स हुई हैं, बट उनको समझ में आने शुरू हो गई हैं। और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ करेंगे सिर्फ, वो कह रहे हैं इट्स ओपन फॉर ऑल। मैंने कहा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी नहीं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या वो बिल्कुल वो करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, वी आर दी ओनली वन इन द प्राइवेट सेक्टर जो कि इतना एक्टिवली काम कर रहा है
मेरे ख्याल में और कोई भी काम नहीं कर रहा हो, बल्कि मैंने अपनी उसके लिए क्यूरियोसिटी के लिए मैंने से पूछा भी, हमारे जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PSW में, कि ये बताएं कि भाई हमारी तरह की कोई कंपनी आपको नज़र आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप तो इनोवेशन है और इनोवेशन में टाइम लगता है। तो ये तुम्हें पता है कि इस तरह की चीज़ों में मसले हैं। तो जो आप इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, देखें अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, मिसाल के तौर पे जैसे कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो तो यूनिवर्सिटीज़ तो सिर्फ बिल्डिंग है, लोगों से बनती है वो। इट्स ऑल अबाउट पीपल। तो लोगों का माइंडसेट ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप एंटरप्रेन्योर तो बन गए हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर जब बन गए अपना इसको सॉफ्टवेयर को भी तो अपडेट करें ना। ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बॉडी बढ़ती चली आ रही है, एज बढ़ती चली आ रही है, ये माइंड सो अपडेट नहीं हो आप रहा। तो मेनली माइंडसेट की बात कर रहे हैं, और अभी आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फोकस करना चाहिए और नहीं किया जा रहा है कि वो माइंडसेट वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा? बिकॉज अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना बड़ा रीज़न नहीं है, और अगर हम उसको एज एन एजम्पशन एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका तो मतलब है कि फिर वो माइंडसेट क्रिएट किया जा सकता है, और अगर वो माइंडसेट में रिजीलियंस हो और वो प्योरली एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हो, तो फिर तो मतलब वी कैन डू वंडर्स हियर इन देखें, पाकिस्तान एज आप वेल। आपकी बात बिल्कुल सही है, आई डू एग्री विद यू। और उसमें बात ये देखें, सबसे पहले जो चेंज आता है ना, इट्स ऑल अबाउट चेंज मैनेजमेंट। वो अपने आप से आता है। अगर मैं ये कहूँ कि यार ये इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ रॉन्ग। आपके पहले ही तो चेंज आपके आपके पास आएगा, फिर वो ऐसा ऐसा रेडिएट होके फिर आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप, मैंने ये देखा है कि जिस तरह के आपका आप बंदा बंदा होता है, और अगर वो ढूंढने जाए तो उसको उस तरह के माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, बिल्कुल मिल जाते हैं। और फिर ये कि ये एज अ होल हर किसी की जिम्मेदारी है चेंज लाना और बात करना। और इस तरह, इसी वजह से मैं भी आया हूँ, मैंने समझा कि यार इस तरह की बात हमें करनी चाहिए। एंड वी नीड टू टेल पीपल कि भाई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझ जैसा मिडिल क्लास का बंदा भी आ सकता है, जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं है। ये आइडिया था, आई वॉज कमिटेड, मैं खड़ा रहा अपनी जगह पे। 9 साल मुझे हो गए, खजा आई, बाहर आई, जिस तरह भी हो मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा हूँ। मैं जो काम पहले कर रहा था 2019 में, वही काम सेम मैं अभी भी कर रहा हूँ। बहुत सारे हर्डल्स है। सो एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि अगर आप लम्प्स के या IBA के ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत आसान है, जो कि नहीं नहीं, फॉर मे बी सम रीजंस शायद ये ऐसा, बात हाँ, कुछ, तो शायद हो भी सही। लेकिन अगेन आपकी एक ऐसी स्टोरी है जो बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है, और अभी आपने पॉडकास्ट में भी कहा कि आपने बहुत एवरेज स्कोर्स भी किए जी जी जी। और बहुत एवरेज भी रहे, लेकिन वो रेजिडेंट भी रहे, और बहुत अप्स एंड डाउन था, और आपने वो कहते सेल्फ इम्पोज्ड आपने अपने लिए चैलेंजेस पैदा किए। आप बिल्कुल। एक आसान ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन आप मे बी इन UAE और इन मलेशिया और इवन इन पाकिस्तान, लेकिन आपने जॉब्स छोड़ते गए और आपने कहा कि मैंने इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सक्सेसफुल। सो जो हमारी 80-90% ऑफ दी यूथ है, जो कि शायद उसी इंस्टीट्यूट से निकल रही है, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? आप उनको क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी डायरेक्शंस ले सकें? देखें, पहली बात, सबसे पहली तो चीज़ ये, काफ़ी ये भी एक पूरा फुल ऐसा टॉपिक है, इस पे हम पॉडकास्ट कर सकते हैं बहुत ही डिटेल में। लेकिन अगर मैं क्रक्स करके बात, यानी शॉर्ट करके बात करूं, तो सबसे पहले तो ये कि देखें, अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं, तो उसका आपको अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं। क्यों? क्योंकि आप, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ अल्लाह ताला। अगर आपको अपने आप पे एतमाद नहीं है, तो उसका मतलब, पहली बात तो आपको अल्लाह पे एतमाद नहीं। पहली तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वो जो आप बात करें कि भाई वो किस तरह से कर सकते हैं अचीव, और क्या क्या वो, और वो वाली बात, तो देखें, मसला ये है कि हमारा जो टोटल जो सिस्टम है ना, वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। मिसाल के तौर पे अमूमन जो बच्चे पैदा होते हैं, और हमारे जो यानी जिस तरह का कल्चर है, उसमें ये सिखाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाता है बच्चे को, कि भाई तुमने, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, भाई तुम किराए के घर में रहते हो, तो तुम अपना घर करो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये। इमटीरियल, मैं समझता हूँ कि भाई अजीब व गरीब चीज़ है। क्यों? उसकी वजह ये, आपने ट्रक की बत्ती के पीछे भगा दिया उसको। अब वो क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेचारे किराए के घर में, मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ, तो क्या मतलब वो अचीव नहीं कर सकते? क्या वो कंपनीज नहीं बना सकते? क्या वो अच्छा मतलब दुनिया में वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते? वो गलत चीज़ है, पहले तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा जो भी कल्चर है, वो ग़ुलाम बनाने सिखाता है कि आप जाएं और आप किसी के लिए काम करें। यानी आप काम कर रहे हैं टू फुलफिल समबडी अदर्स ड्रीम। तो 95% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन वो ये काम कर रही है। दे आर, जो 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 काम कर रही है, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सैलरी बेस्ड हैं,
और उसमें से कुछ जो परसेंट हैं जिनको ये रियलाइजेशन हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं नहीं यार हम तो अपना काम करेंगे, बट इवन देन दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। वो तकरीबन समझ ले 3 से 4% के करीब है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों है, इसलिए कि अगर उनके जो जो काम कर रहे हैं उसमें से अगर उनको निकाल दें तो बिजनेस बैठ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये बिजनेस नहीं है, इस वो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद जो कुछ परसेंट बचते हैं, 1%, 1% से भी इक्वल के काम, वो बिजनेसेस हैं, 1-2%। वो बिजनेस है जिनके लिए काम कर रहे हैं लोग, वो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं और भी चीज़ें बना रहे होते हैं। एक तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो सबसे जो मेन जो लोग, उसके बाद जो एंड जो में आती है, वो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि लेस देन 1% है। ये सोचा आप। तो आप ये देखें कि जो उन एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी है, अक्सर एम्प्लॉयड जो क्लास है वो तो अगर उनको देख ले, ठीक है ना, तो और उनकी जर्नीज को देख ले, तो वो वैसे ही शायद तोबा करके कर ले कि भाई हमें तो ये अडॉप्ट नहीं करना, बिकॉज हर बंदा शायद एंटरप्रेन्योर हो भी नहीं हाँ, सकता, और शायद वो सेल्फ इम्पोज, वो इट लुक्स वेरी सेक्सी टू से कि जी आई एम दी एंटरप्रेन्योर, लेकिन जब उसकी जर्नी है, जो उसके शब व रोज़ हैं, जो उसके ऊपर प्रेशर्स हैं, उसमें जिस तरीके से फेयर को जो है ओवरकम करना है और टफ टाइम से गुजरना है, तो वो भी तो एक मैं जो फेज़ है मैं जो कि आपको बहुत थोड़ा मुश्किल सा है। ग्लिम्स देता हूँ अपना। हालांकि बहुत सब बातें नहीं, लेकिन आई डोंट, मुझे नहीं फील होता कि मैं, आई थिंक बतानी चाहिए, वो शर्म की बात नहीं है। मैंने बड़ा टफ टाइम गुजारा है 9 सालों में। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, जबकि 2014 के अंदर लास्ट ड्रॉन जो सैलरी कह लें या जो भी कह लें, दैट वाज 345K। तो दैट वाज बैक इन 2014, उस टाइम पे। और बीच में ये भी हुआ कि बीच में आई अप्लाइड फॉर 2 जॉब्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ऊपर नीचे होता है, रहता है। तो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने एक rosie.pk पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया। आई अप्लाइड फॉर 2 जॉब्स। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जॉब में मैं इत्तेफाकन में दोनों जॉब में शॉर्ट लिस्ट हो गया। और दोनों जॉब्स जो थी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की थी। एक जो थी वो दैट वाज फॉर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, और एक दूसरी जो थी वो पाकिस्तान सिंगल विंडो की थी। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा नहीं हुआ पाकिस्तान सिंगल विंडो में, क्योंकि अदरवाइज़ मैं फिर वो करता उस पाकिस्तान के लिए। प्रोसेस लेकिन ये जो काम है मैं समझता हूँ ये दिस ना इज, हो। ये डिफ़िकल्ट होता है, और ये ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, मतलब मैं ज़्यादा आई एम सेटिस्फाइड। एक तो ये थी। अच्छा, उसके अंदर फिर ये हुआ कि मतलब मैं, अगर मेरे साथ के लोग जो हैं अभी कहीं वो अच्छे खासे सैलरी उठा रहे हैं वो, और वो अच्छी पोजीशन में भी हैं, मैं भी होता, मैं कहीं किसी कंपनी का सीईओ होता, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं होती, क्योंकि जब वो कंपनी से मैं बाहर निकलता मेक सेंस, तो वो बिल्कुल। कुछ भी नहीं होता मेरे पास, ना मेरे पास फुलफिलमेंट होती है ना कुछ होता। अब मैं आपको बताऊं जो मैंने लूज़ किया। मैंने घरों से किराए के घर पे आ गया, गाड़ियों से इन ड्राइव में आ गया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने मिनिमाइज़ कर दी, मैं नहीं कर सकता था। 7 साल मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं आई वॉज अनएबल टू अफोर्ड। और फिर मैंने बड़े मुश्किल से प्लानिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई भी शुरू करा दी, और दे आर डूइंग वंडर्स। मतलब काफ़ी स्कूल, आप सोचें ना 7 साल का गैप आ जाए, तो वो, लेकिन अभी के होम स्कूलिंग कर रहे हैं, दे आर टारगेटेड। और वो मेरे ख्याल में वो उनके अंदर थिंकिंग पैदा हो चुकी है जो शायद किसी बच्चे में ना हो, बिकॉज वो सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं अपनी ज़िंदगी में। ये भी बड़ा एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। तो कहने का मतलब ये कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट है, हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। अगर वो अपनी कॉज से कमिटेड है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है, तो मैं मान ही नहीं सकता, अल्लाह ताला रिवार्ड करता है ऐसा कि वो सोच है बंदे की। जो जो कुछ मैंने लॉस किया, जो जो कुछ, आप यकीन करें, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनी गैलेक्सीफाई खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह जो आगे भी चीज़ें होंगी जो वैल्यू क्रिएट होगी, आप समझ लें वो तो मैं सारे मेरे शायद पता नहीं कितनी 20-30 20-25 पुश्तें नहीं बना पाती, जो उसके बाद होगा इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको उस लाइन में चलना है, वो चीज़ आपको चाहिए, तो यू हैव टू पे द प्राइस, अदरवाइज देर इज़ नो वे आउट। एग्रीड, बिल्कुल, ये तो है। यूथ के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी लाइफ लर्निंग्स के बेसिस के ऊपर, कि इन फैक्टर्स को फोकस करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। देखें, दो मेन चीज़, एक तो ये कि कोशिश करें कि वो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर किसी बंदे को पहचानना हो तो कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द के बंदों, अपने 4 लोगों का एवरेज लो, आप वो एवरेज हो। पहली बात तो ये सर्कल चेंज करें। हमेशा एनर्जी हाई से लो में ट्रैवल करती है, लो से हाई में नहीं ट्रैवल करती है। तो उसका मतलब ये कि ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें जिन्होंने ज़िंदगी में कोई अचीव किया है। पहली बात तो इट्स सो दैट अच्छी थॉट्स आएँ, अपना आप को अपग्रेड करें, समझ में आए। दूसरी बात ये एक्सपीरियंसेस करें। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फ्री है, दैट इज़ यूट्यूब। हर कुछ आप उससे कर सकते हैं। मैं यकीन करें, मैं अपने, अगर मैं टेक टीम मेरी है, मैं क्वालिफाइड, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं टेक इंजीनियर हूँ, बट मैं उनकी अच्छी खासी क्लास ले सकता हूँ। और
उनसे ज़्यादा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। वायर फ्रेम मैं खुद बनाता हूँ, मॉकअप्स मैं खुद बनाता हूँ, स्कीमा मैंने खुद बना के दिया उनको, माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर मैंने खुद बना के दिया उनको। मतलब मैंने तो यूट्यूब से सीखा, यकीन कर मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पहली बात तो ये हर कुछ सीख सकते हैं, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये जो मेन जो चीज़ है ना, अगर दुनिया में कुछ करना, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने आपको एक मशीन बनाया, और वो ऐसी मशीन है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ह्यूमन 1.2 वर्जन था, तो अभी भी वही वर्जन है। द ओनली चेंज इज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए पहले तो ये कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझें क्या कर सकते हैं, और उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग करें आपकी, जो यानी जो मेन आपका जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। ये जो 5 Ws है ना, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इसका जवाब इनको चाहिए। एक्सप्लोर करना और है। हाउ जो है ना, वो हाउ आपके अमल से बनेगा, लेकिन वाई पता होना चाहिए आपको। एक बड़ी अच्छी कहावत है, एक और जो मैं एक यूथ को जो देना चाहूँगा, जो मैंने भी प्रैक्टिस किया। ज़्यादातर जो लोग जो भागते हैं, यानी जो जॉब करते हैं सैलरी क्लास वाले, वो हाउ के पीछे भागते हैं। हाउ के पीछे भागे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, अच्छा यार ये काम सीख लिया, कर लिया। तो इसकी बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ी अच्छी सेइंग है, अ पर्सन हु नोज हाउ विल ऑलवेज हैव अ जॉब। जिस आदमी को ये पता है कि काम किस तरह होता है, उसके पास ज़िंदगी भर जॉब रहेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं मरेगा। और उसके साथ ये भी है, द पर्सन हु नोज वाई विल ऑलवेज बी द बॉस। जिसको ये पता है कि काम क्यों हो रहा है, वो हमेशा बॉस रहेगा। तो भाई वाई के पीछे भागना चाहिए, वाई के पीछे नहीं भागती। वाई के पीछे बहुत मेहनत लगती है, वाई के पीछे बहुत आपको स्ट्रगल चाहिए, वाई के पीछे बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, और वो सब चीज़ें चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक और जो मसला है, हम लोग बैठते हैं रिलैक्स करने के लिए, यूट्यूब देख लिया है या कुछ और मूवी देख ली, वो सब भाई मी टाइम दो। जब तक आप रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। वो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो वो मी टाइम देते ही नहीं, और हमारे कल्चर भी ऐसा होता चला जा रहा है, वो मतलब पता नहीं किस चक्कर में हमें फंसाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो देखता हूँ ना, एक तो ये कि मी टाइम नहीं है किसी के पास। आदमी पूरा मशीन बन चुका है, पूरा पीरियोडिकली चल रहा है, और पता नहीं किस तरह से नॉइस क्या और है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत नॉइज़ ज़्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। दूसरे के मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि यार, अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट्स से मैं कहीं जाता हूँ, मैं किसी कंपनी का सी हूँ, तो मुझे ये देखने में जाते हैं कौन सी गाड़ी पे आया। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। क्या कपड़े पहने हुए हैं, जबकि दीज आर ऑल इमटेरियल थिंग्स। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा ये वो है। और अगर सी है तो भाई अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए बड़ी अच्छी। मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ भाई, पाकिस्तान में रहते हो भाई, आप पाकिस्तानी हो, अपनी लैंग्वेज में बात करो भाई। लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो तो आपको एक्सप्रेस करने की चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें मेरा ख्याल में, आई थिंक ये टाइम लगेगा हमारी उसको, लेकिन समबडी हैज़ टू ये पुट द स्टेप फॉरवर्ड। और मेरे ख्याल में जो इस तरह की जो एसोसिएशन हैं, या फिर जो आप जैसे आप लोग भी एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, तो आई थिंक ये नॉलेज इम्पार्ट करनी चाहिए, उस तरह के वर्कशॉप भी होनी चाहिए, सो दैट कि पता चले लोगों को कि भाई किस तरह से क्या है। नहीं, वेरी ट्रू। हमारे पास तो जो सक्सेस की एक बहुत बड़ी फैक्टर यही था कि हमने जितनी भी हमारी लर्निंग थी ना, उनको उर्दू लैंग्वेज के अंदर किया, और उसकी वजह से जो यूथ है वो बहुत जल्दी उन्होंने कनेक्ट हुई, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हैं वो क्रिएट किए। सो हाँ, वो लैंग्वेज एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखा जाता है, और उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। उस एवोल्यूशन में। लेकिन यस, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं आपने फैक्टर्स बताए हैं, जो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए। और ऑब्वियसली वो आपके लाइफ लर्निंग्स हैं। थैंक्स अ लॉट आसिफ थैंक यू वेरी मच, साहब, बहुत थैंक्स फॉर शुक्रिया। कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया कि आपने अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। इंशाल्लाह द प्लेजर ऑफ बात माइन। करेंगे। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।